ओके स्टूडेंट, मैं विशाल। ये शॉर्ट नोट सीरीज़ का अगला टॉपिक है वेव थ्योरी। ये शॉर्ट नोट्स का रिवीजन है, तो अगर किसी ने पहले से टॉपिक पढ़ा है और उसको सिर्फ शॉर्ट नोट्स मतलब सिर्फ फार्मूला रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वेव थ्योरी। वेव थ्योरी, ठीक है। इसमें वेव थ्योरी में ये जो वेव है ना, वेव ट्रैवल करने के लिए दो मीडियम होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। जिसको मीडियम की ज़रूरत है उसको हम मैकेनिकल वेव कहेंगे, मतलब रिक्वायर्ड मीडियम ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, उसको हम मैकेनिकल वेव करेंगे। जिसको ज़रूरत नहीं है, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव जो है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ओके, इसमें पहला वेव आता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है उसके परपेंडिकुलर होता है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर उसका वाइब्रेशन होता है, इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जो हम पढ़ते रहते हैं। ये पूरा डिस्टेंस लैम्डा। ओके, नाउ इसमें रिलेशन आता है जिसका पाथ डिफरेंस का, फेज डिफरेंस का और टाइम डिफरेंस का। तो पाथ डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा फाइव बाई टू पाई और टाइम डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा टी बाई टी। ये एक रिलेशन आता है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और ये टाइम डिफरेंस। ओके, ये रिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल। ये ट्रांसवर्स वेव होगी। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग ही वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है। तो ये होती है हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस होते हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ओके, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये होती है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब वेव में हम देखते हैं, पहले तो नंबर ऑफ वेव इन डी डिस्टेंस, मतलब इस पूरे डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव हैं। अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोले तो डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस जितना है डिवाइड बाय लैम्डा कर देंगे, क्योंकि एक का कितना होता है, लैम्डा होता है, इस वजह से डिवाइड बाय लैम्डा कर देंगे। यहाँ से नंबर ऑफ वेव आ जाएगा। अगर यही वेव की फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी हम एन से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा 1/t। टी क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। वेव की स्पीड पूछे, वेव की स्पीड v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेर एन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमें पता है लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेव नंबर डिनोट करते हैं म्यू कि वेक्टर ऊपर लगा देते हैं और ये होता है 1/λ, ये वेव नंबर होता है। और इसी में फ्रीक्वेंसी में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, दैट इज इक्वल टू 2π बाय टाइम पीरियड। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एन फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। इक्वेशन, जो वेव प्रोपोगेट कर रही है उसकी इक्वेशन, ये हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेर x इज क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। और यहाँ पे k क्या है, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, जो कि k इज इक्वल टू 2π/λ होता है। अब ये माइनस के एक्स के साथ अगर होगा तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट कर रही है। y इज इक्वल टू ए साइन है ना, इसलिए हम इसको कहेंगे मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है,
मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है। अगर इसकी जगह एक्सट्रीम पोजीशन बोलता तो हम y इज इक्वल टू ए, साइन की जगह क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आ जाता, साइन की जगह कॉस आ जाता। तो अगर हम मान के चलें कि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है और मीन से स्टार्ट हुआ है, मीन से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ लिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एसएचएम में हमने पढ़ा था AW होता है, और अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो एक्सेलरेशन होता है AW का स्क्वायर, और ये माइनस प्लस, ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है। और इसी की जगह वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट पूछ लिया जाए तो माइनस V dy/dx, ये स्लोप आएगा dy/x का, y और x के बीच का स्लोप आ जाएगा, ये माइनस V, और ये क्या है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव की वेलोसिटी, ओके, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव की वेलोसिटी। मैकेनिकल वेव में जो वेलोसिटी रहेगी वो v इज इक्वल टू आएगी अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। तो अगर ये सॉलिड में पूछा जाए तो v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी होता है वहाँ पे यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर यही लिक्विड में पूछ लिया जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट b अपॉन रो, ये होता है बल्क मॉडुलस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैप्लास करेक्शन। इसने वेलोसिटी मतलब प्रॉपर वेलोसिटी के लिए करेक्शन दिया था, इसका रिलेशन आया था PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है लेकिन इसने गामा बताया, V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से क्या आया था, वेलोसिटी जो आती है हमारी वो आती है अंडर रूट गामा RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आती है वेलोसिटी R, ये गामा यहाँ से आ जाएगा रिलेशन से, और इसी को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P/2, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को वही मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से हम निकाल देंगे, और यहाँ से PV इज इक्वल टू म्यू RT, ये दोनों रिलेशन यूज़ करके यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P/रो, क्योंकि हमें P की टर्म में चाहिए था, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में बता दिया है, ठीक है। अब इसके हम अफेक्टिंग फैक्टर देखते हैं, ओके। अफेक्टिंग फैक्टर देखेंगे तो पहला फैक्टर देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट दिया है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, PV इज इक्वल टू म्यू RT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट, ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, मतलब डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाएगा। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और इसमें अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम, अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो अभी हमने वेलोसिटी का रिलेशन बोला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P/रो। प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये बढ़ रहा है, तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही होगी। तो ये दोनों को इक्विवेलेंट करके बैलेंस कर लेते हैं। इसी वजह से प्रेशर का कोई इफेक्ट, मतलब प्रेशर वेरिएशन में कोई इफेक्ट नहीं आता, नो इफेक्ट ऑन साउंड। लेकिन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है डेंसिटी में क्या, अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे कुछ नहीं, V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P/रो। डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी कम, डेंसिटी अगर कम कर रहे हो तो वेलोसिटी ज़्यादा। इसका मतलब अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, और डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। हम यहाँ पे देखते भी हैं डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर जो होती है ना, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर वो ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट के। इस वजह से वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर कम होती है वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट में। इस वजह से बारिश में हमें हॉर्न की आवाज़ बहुत कर्कश सुनाई देती है, बहुत जल्दी सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई में, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर में वी साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर के, ये भी ऊपर से ही है। इफ़ अगर टेम्परेचर लेस देन
273 से बहुत ही कम हो, तो हमें एक रिलेशन पड़ा था बाइनोमियल हो 1 + x की पावर n होगा, तो 1 प्लस माइनस ये प्लस माइनस nx हम लिख सकते थे। तो उसी तरह वेलोसिटी एट टाइम t अपॉन वेलोसिटी एट टाइम 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + t की पावर 546, क्योंकि 1/2 होगा ना, तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 273 से 546, ये एक रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स वेव और एक वेरिएशन, जिसमें क्या किया जाता है, ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक रॉड छोड़ी हुई है जिसका लेंथ है l, यहाँ पे इसका मास m है, लेंथ l है। तो इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूछ ले, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका जो टेंशन है डिवाइड बाय म्यू। अब म्यू क्या है, टेंशन, टी तो टेंशन है, म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम म्यू इज इक्वल टू मास बाय लेंथ, ठीक है। और मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को लिख सकते हैं डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हैं डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ठीक है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए यहाँ से, ओके। यहाँ पे देखा जाए ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव रूट स्ट्रेन, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी ऊपर जो हमने बताई थी वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव की थी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव अंडर स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव यहाँ से निकाल लोगे, वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल पूछे जाए तो रूट स्ट्रेन से डिवाइड कर देना, यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट है इनकी इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ये होती है तुम्हारी इंटेंसिटी। तो अगर वेव है जो ट्रैवल कर रहा है, एक इसमें एरिया हम मान लेते ए, कंडक्ट, इसमें मास इसका m, रो, और ये l यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी जो आती है ना, इंटेंसिटी होती है 2π² n² a² v रो। हमारे काम के सिर्फ दो हैं, एक है n² और a²। तो यहाँ से आएगा इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और a²। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और यहाँ से n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² a², और ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ओके। नेक्स्ट इसमें इंटरफेरेंस आते हैं, वही वेव वाला इंटरफेरेंस। वाई नेट अगर निकालना होगा, नेट वाई नेट निकालना होता तो y1 + y2 हम करते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड जो आता है वो होता है √a1² + a2² + 2a1 a2 cos 5, ये हम लिखते हैं। यहाँ से अभी हमने निकाला था इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी हम लिखेंगे, इंटेंसिटी इसका स्क्वायर करेंगे तो a² इज इक्वल टू a1² + a2² + 2a1 a2 cos 5। इस a² को लिख सकते हैं हम इंटेंसिटी, और a1 का i1 + i2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2√i1 i2 cos 5। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। √i1 वैसे भी लिख सकते हो, √i2 दोनों ऐड करके भी लिख सकते हो, दोनों रूट है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी कर सकते हो। i1 + i2 ये + 2√i1 i2, ये इंटरफेरेंस के केस में। इसमें दो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, दो कौन कौन से, एक होगा जो होगा कंस्ट्रक्टिव होगा, एक तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगा तब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी
आई और ए, ये दोनों क्या है, मैक्सिमम है, ये दोनों मैक्सिमम है। अगर ये दोनों मैक्सिमम है तो वही एम्पलीट्यूड कैसे निकलोगे, अंडर रूट A1² प्लस A2², यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो cos फाइव की वैल्यू है ना, ये cos फाइव की वैल्यू यही चेंज होगी। ये जो है A1² A2² प्लस 2A1 A2 cos फाइव अगर 0 हो गया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर cos फाइव 90 हो गया, 90 मतलब cos 90 0, तो ये हट जाएंगे। तो यही फाइव की वैल्यू अगर 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 2n पाई, ठीक है, ये जब होंगे, ये दोनों जब 0 2 पाई 4 पाई, या फिर हम इन जनरल लिख सकते हैं 2n पाई, वेर n कहाँ से कहाँ तक है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, कुछ भी डाल दोगे। 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 1 डालोगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 डालोगे तो 4 पाई आ जाएगा, ऐसे करते करते 0 टू इन्फिनिट तक। यहाँ पे क्या आएगा, cos फाइव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम +1 आएगी, क्योंकि ऐड करना है, +1 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर तुम वो निकालोगे क्या, पार्ट डिफरेंस लैम्डा डेल्टा एक्स, तो हमने पहले ही देखा था डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल्टा फाइव बाय, यही था ना, 2 पाई डेल्टा फाइव है। यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू थी वो डेल्टा फाइव बाय 2 पाई इंटू लैम्डा था, यही था, इंटू लैम्डा। तो अब डेल्टा एक्स जो होगा ना, ये कौन कौन से आ सकते हैं, 0 पे अगर ये cos फाइव 0 है, पूरा 0 लग दिया तो 5 की वैल्यू 0, 5 अगर 0 है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। 5 अगर 2 पाई है तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ही आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा डेल्टा फाइव बाई 2 पाई इंटू लैम्डा, 0 डाल दो, 5 की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 आएगी, और दूसरा 2 पाई डालोगे तो लैम्डा आ जाएगी। ऐसे 0 लैम्डा 3 लैम्डा डैश 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 4 लैम्डा 5 लैम्डा जितना डालते रहोगे तो ये n लैम्डा तक आ जाती है। तो ये भी कहाँ से कहाँ तक है आपका, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑल टोटल, ठीक है। 2 लैम्डा आएगा, 2 डालेंगे तो, हाँ क्यों, 1 2 0 1 2 0 1 2 4 पाई है ना, तो 4 पाई डाल दो, तो 4 पाई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू लैम्डा, ये 2 तो 2 लैम्डा, तो यहाँ पे 2 लैम्डा भी आ जाएगा। तो 1 1 2 3 4 एंड लैम्डा तक ये आ जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो ए मैक्सिमम मैंने बोला था, क्या, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, √A1² प्लस A2² प्लस cos फाइव की वैल्यू 1 आ गई थी तो 2A1 A2 आ जाएगा, ठीक है। और यही ए मैक्स जो आ जाएगा वो हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2, अगर दोनों, ये ए मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और यहीं पे अगर उसने आई मैक्सिमम पूछ लिया तो आई मैक्सिमम हो, अगर एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 है तो हम इसको कैसे लिखते थे, जो इंटेंसिटी थी वो ए के स्क्वायर थी, तो ए जो होगा वो √I होगा, तो √I1 प्लस √I2 की पावर 2, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये पूरा 90, 0 हमने निकाल दिया, A1² प्लस A2 का स्क्वायर, तो ये निकालोगे A1 प्लस A2 रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, आई मैक्सिमम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर दे दिया जाए तुम्हें, क्या दे दिया जाए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगी, एनर्जी तुम्हारी मिनिमम होगी, और जो आई था वो ए था, ये भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों मिनिमम हो जाएंगे, ओके। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे मिनिमम होने के लिए मतलब cos 0 से 1 जाता है,
मिनिमम वैल्यू 0 होगी? नहीं, मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है कॉस की। तो कॉस फाई की जो वैल्यू होगी डिस्ट्रक्टिव के लिए -1 होनी चाहिए। तो -1 कहाँ कहाँ आता है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे, यहाँ पे आता है। मतलब 2n+1 पाई पे आता है। ये तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव आता है। वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम लिख सकते हैं। सेम इसी तरह डेल्टा x निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ऐसे करते करते 2n+1 λ/2 ये आ जाएगा। ये किसके लिए है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम इसी में अगर हमने मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाए तो मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछे A1 - A2 कर देंगे। और ये इंटेंसिटी पूछ लिया जाए तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए √I1 - √I2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें और एक चीज़ आती है, क्विंसन ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उनका एक ट्यूब था क्विंसन ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वहाँ से यहाँ पे क्या होता था, अगर हम x चेंज करते थे ना तो यहाँ पे जो है ना, अगर चेंज इन x जो होता है ना, अगर यहाँ पे x चेंज करते थे तो इधर भी चेंज होता था। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ना, डेल्टा x इज इक्वल टू जो टोटल लेंथ L थी प्लस 2x, इनिशियल टोटल लेंथ L मान लो, तो जो डेल्टा x हम यहाँ लेते थे वो 2x लेते थे। बस इतना ध्यान रखना है ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कि डेल्टा x 2x लेंगे। तो अगर इसने पूछ लिया, इसमें क्विंसन ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सक्सेसिव मैक्सिमा टू मिनिमा और मिनिमा टू मैक्सिमा पूछ लिया जाए तो डेल्टा x की वैल्यू तो हमारे पास है 2x और डेल्टा x की वैल्यू 2x है, तो मैक्सिमा टू मिनिमा पूछ रहा है, तो मैक्सिमा टू मिनिमा में पहला हमें पता है कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा। मैक्सिमा टू मिनिमा आ रहा है ना, डिस्ट्रक्टिव, मतलब λ/2, डेल्टा x 2x इज इक्वल टू λ/2 यहाँ से। और यही अगर मैक्सिमा टू मैक्सिमा पूछ रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव पूछ रहा है, तो डेल्टा x 2x इज इक्वल टू लैम्डा कर देंगे, यहाँ तक आ जाए। या फिर मिनिमा टू मिनिमा पूछ लिया जाए तब भी। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है बीट। ठीक है, बीट क्या होता है? बीट जो है ना वो तुम्हारा मैक्सिमा, मिनिमा, ये मिनिमा। इसका मतलब क्या है? मिनिमम से मैक्सिमम से मिनिमा, मतलब मिनिमा टू मिनिमा ये 1 बीट होगा, 1 बीट होगा। यही और टर्म में देखा जाए 2 मैक्सिमा है, मैक्सिमा और बीच में क्या आएगा? एक मिनिमा तो आएगा। तो मैक्सिमा टू मैक्सिमा ये तुम्हारा 1 बीट हो गया। मिनिमम टू मिनिमम 1 बीट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बीट। ठीक है, तो इस बीट फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं डेल्टा n इज इक्वल टू n2 माइनस n1। ये n2 माइनस n1 यहाँ से हम बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ओके, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी टाइम अगर पूछ लिया जाए, मैक्सिमम इंटेंसिटी टाइम, तो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई n2 माइनस n1 बाई टी। ठीक है, तुम्हारा टाइम है। ओके, तो ये टाइम कौन सा हो जाएगा? क्योंकि हमने ये यहाँ से लिखा, कहाँ से, कि डेल्टा फाई बाई 2 पाई इज इक्वल टू चेंज इन टाइम अपॉन टाइम। तो यहाँ से आया डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टाइम पीरियड तुम्हारा डेल्टा टी बाई टी। ये हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा हम करते थे। तो यहाँ से ये हमने बस इतना ध्यान रखना है कि फाई जो आएगा वो 2 पाई n2 माइनस n1 इंटू टी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसको टाइम पीरियड को हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दिया। ओके, ये तो ये कहाँ आएगा? पहली बात, टाइम t इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो
तो इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहने के लिए, इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम चाहिए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, फाई इज इक्वल टू 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, मतलब 2n पाई पे तुम्हारी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए 0 लाने के n2 माइनस n1, इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये 0 होने के लिए टाइम तुम्हारा अगर 0 हो जाए तो तभी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आ जाए, या फिर 1/n2 माइनस n1 पे आ जाए, टाइम ये हो जाए सेम, n2 माइनस n1 और डिवाइड बाई n2 माइनस n1 दोनों सेम है, 1 हो जाएगा, मतलब 2 पाई पे आ जाएगा, ये 2 पाई, या फिर ये हो जाए 2n2 माइनस n1, या फिर 3n2 माइनस n1। समझ में आ रहा है क्यों? अगर 2n2 माइनस n1 हो जाएगा तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई लिखेंगे, और n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और t की वैल्यू अगर 2n2 माइनस n1 है, n2 माइनस n1 है, यहाँ पे t की वैल्यू 2n2 माइनस n1 लिख दी हमने। ओके, तो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई। तो हमें पता है 4 पाई पे इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है यहाँ से। अब यही मिनिमम इंटेंसिटी की बात बोले तो मिनिमम इंटेंसिटी जब भी बोले तो ऑड में लेंगे। ये था सब 1 2 3 4 डिवाइड बाई n2 माइनस n1, n2 माइनस n1। अब यही मिनिमम इंटेंसिटी की बात बोले तो ये हम मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ थी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए मतलब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब ऑड में चलती थी। तो ऑड में चलने के लिए, और वहाँ पे अगर डेल्टा एक्स देखेंगे तो वो क्या था, लैम्डा डिवाइड बाई 2 था। तो वहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा टाइम पीरियड 2 पाई n1 माइनस n2, 3n1, या फिर n2 माइनस n1, या n2 माइनस n1 आएगा, 5 आएगा, 2 तो रहेगा, n2 माइनस n1, ये पूरा ऑड में चलता जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे मिनिमम इंटेंसिटी टाइम आ जाएगा। तो वो क्या क्या पूछ सकता है टाइम इंटरवल के बेसिस पे, क्या क्या पूछ सकता है टाइम इंटरवल के बेसिस पे, टाइम इंटरवल के बेसिस पे पहला तो वो पूछ सकता है मैक्सिमा टू मिनिमा, या फिर मिनिमा टू मैक्सिमा। समझ में आ रहा है, मिनिमा ठीक है। तो अगर वो पूछ रहा है कहाँ पे, मैक्सिमा टू मिनिमा, मैक्सिमा टू मिनिमा, ठीक है, अब मिनिमा टू मैक्सिमा, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपका लैम्डा बाई 2, मतलब पाई पे, मतलब यहाँ पे डेल्टा टी जो टाइम आएगा वो आएगा 1/2 n2 माइनस n1। बीट का निकाल लेना, बीट में पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आएगा मैक्सिमा टू मिनिमा और मिनिमा टू मैक्सिमा। अब यही पूछ ले वो नहीं, मैक्सिमा टू मैक्सिमा, मैक्सिमा टू मैक्सिमा, या फिर मिनिमा टू मिनिमा पूछ ले, तो यहाँ पे बस 2 हटा देना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/n2 माइनस n1। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम तो कम लगेगा और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा, और यहाँ पे हाफ जाने में क्या टाइम कम लग जाएगा, तो यहाँ से है ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी पूछ रही है तो दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, ये रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बीट टाइम पीरियड पूछ सकता है, बीट का टाइम पीरियड बता दो, बीट का टाइम पीरियड बोले तो टाइम पीरियड ऑफ बी इज इक्वल टू 1/n2 माइनस n1। इसका मतलब क्या, मिनिमा टू मिनिमा जाने में, या फिर मैक्सिमा टू मैक्सिमा, फिर से एक मैक्सिमा आने, ये आएगा मैक्सिमा टू मैक्सिमा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड पूछ ले, वही टाइम पीरियड n2 माइनस n1 कर देंगे, यहाँ से आ जाए ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो कॉम्बिनेशन बना के कॉमन वाले को सिंगल काउंट करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया होगा तो। अब नेक्स्ट हम देखें ट्यूनिंग फोर, ये आपका ट्यूनिंग फोर ठीक है, आई नो डायग्राम सही नहीं है लेकिन ट्यूनिंग फोर, इसमें अगर 2 चीज़ें होती हैं, इसमें या फिर फिलिंग की जाती है या फिर वैक्स लोड किया जाता है। तो पहला केस हम देखते हैं फिलिंग। इफ फिलिंग करना,
फिलिंग करना का मतलब क्या होता है? फिलिंग करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, मेटल थोड़ा घिस के कम कर देते हैं, निकाल देते हैं, मेटल को निकाल दें, इसलिए हम इसका फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते समय क्या होता है, वेट जो होता है ना, वेट वो कम कर देते हैं, कम करना, वेट हम इसका कम कर देते हैं। अगर वेट कम कर दिया है तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी इंक्रीज़ हो जाती है इसमें। अगर यही हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्स करना, वैक्स लोड करना, वैक्स लोड करना, वैक्स लोड करना, ऑब्वियसली अगर एक पतली तार है, पतली तार में अगर इसका मास कम है तो ये ज़्यादा देर तक वाइब्रेट करेगी। अगर इसका मास ज़्यादा है तो ये इसको कम, मतलब कम ये वाइब्रेट करेगी। तो कम अगर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर ज़्यादा देर तक टाइम ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और टाइम कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। कम टाइम में ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ये हल्का है तो ज़्यादा देर तक वाइब्रेशन करता रहेगा ना। ये मत ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे वेट कम हो जाती है, वेट कम होने की वजह वो हल्का हो जाता है, हल्का हो जाने की वजह फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है। और वैक्सिंग करना मतलब वेट को क्या करना, बढ़ा देना, बढ़ा देना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये ऑप्शन से हम निकाल देंगे कि वैक्सिंग की है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए थी, ठीक है, वाइब्रेशन कम और फ्रीक्वेंसी भी कम। यहाँ पे आता है y इज इक्वल टू -2a साइन स्क्वायर x कॉस एक्स इंटू टी। रिजिड एंड में आते हैं, रिजिड एंड मतलब अगर हमने भेजी एक फ्रीक्वेंसी, एक वेव भेजी है, तो अगर वो रिजिड एंड है, रिजिड एंड में अगर भेजते हैं तो उसमें उसका जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन क्या होता है, प्रोपगेशन चेंज एंड एम्पलीट्यूड उसका जो होता है ना वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर ये रिजिड एंड है इसका, तो अगर हमने ये वेव भेजी है, ये वेव जा रही है, तो अगर ये इंसिडेंस वेव है, इंसिडेंट वेव, तो इंसिडेंट वेव आते समय क्या होगी, अगर ये यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे टकराएगी, आते समय ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने के बाद में इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड इसका रिवर्स हो गया और प्रोपगेशन उल्टा हो गया। ये इधर जा रही थी तो एम्पलीट्यूड रिवर्स हो गया और प्रोपगेशन भी उल्टा हो गया। फ्री एंड अगर होगा, अगर फ्री एंड होगा, फ्री एंड अगर होगा, फ्री एंड होगा तो सिर्फ प्रोपगेशन चेंज होगा। मतलब क्या, अगर ये जा रही है, ये वेव जा रही है, तो इसमें क्या होगा, उसका प्रोपगेशन चेंज होगा। प्रोपगेशन चेंज होगा मतलब ये ऐसे जाई, यहाँ पे टकराई, और यहाँ से वापस आते समय भी ये ऐसे ही आएगी, ठीक है, ये इन्वर्स हो गई। मतलब एम्पलीट्यूड वही का वही रहेगा, सिर्फ प्रोपगेशन चेंज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव जो होती है, वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव मतलब स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव, तो वो हम जीरो पुट करेंगे, उसको जीरो एज्यूम करेंगे, मतलब जीरो होती है। डिस्टेंस बिटवीन दो चीज़ों का बीच में डिस्टेंस पूछना है, जैसे नोड टू नोड डिस्टेंस पूछ ले, नोड टू नोड, ये ठीक है, नोड टू नोड पूछ ले, ये तुम्हारा एंटी नोड, ठीक है। नोड टू नोड डिस्टेंस पूछे, नोड टू नोड, एंटी नोड, नोड टू नोड डिस्टेंस पूछ ले, नोड टू नोड, तो ये हो जाएगा λ/2। एंटी नोड पूछ ले, एंटी नोड डिस्टेंस पूछ ले, नोड टू नोड पूछ ले, या फिर एंटी नोड पूछ ले, ये भी तुम्हारा हो जाएगा λ/2, क्योंकि ये लैम्डा यहाँ पे λ/2 हो जाएगा, ठीक है। ये नोड टू एंटी नोड अगर पूछे तो ये λ/4 होता है, यहाँ पे λ/2 है और ये λ/4 है। तो नोड टू एंटी नोड λ/4, एंटी नोड टू नोड λ/4, और ये एंटी नोड टू ये तो λ/2 और नोड टू नोड λ/2, ठीक है, ये यहाँ तक आया। देन ऑल पार्टिकल्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन अ स्टेशनरी। जब तुम्हारी स्टेशनरी वेव है तब सभी पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है
वो क्या होगा, सेम होगा, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम पीरियड सेम होगा। कहाँ पे, जब वो स्टेशनरी वेव है तब। स्टेशनरी वेव बिकम स्ट्रेट 2 टाइम्स इन अ 1 साइकिल। जो तुम्हारी स्टेशनरी वेव है वो 2 बार क्या होती है, स्ट्रेट हो जाती है इन अ 1 साइकिल, एक पूरे साइकिल क्या होता है 0 से t टाइम तक 2 बार वो स्ट्रेट होती है। अब स्टेशनरी वेव में जो आती है, स्टेशनरी वेव तुम्हारी दिखाई जो देती है y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स जो है यही तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है 2a साइन के एक्स, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने के लिए साइन के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +or-1 होना चाहिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन के एक्स की वैल्यू +or-1 होनी चाहिए। तो साइन के एक्स मतलब +or-, ये कहाँ पे होगा +or- मतलब साइन +1 कहाँ पे होगा, 0 पे देखते हैं, साइन 0 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 90 मतलब π/2। तो जो के एक्स की वैल्यू होगी वो या फिर π/2 हो जाए, या 3π/2 हो जाए, या 5π/2 हो जाए, या 7π/2 हो जाए, ऑड में हो जाए। मतलब लैम्डा की जो वैल्यू हो जाए, क्यों, हमें पता है k इज इक्वल टू 2π/λ, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी λ/4। अगर ये निकालें के एक्स की वैल्यू 2π, तो k की वैल्यू क्या होती है 2π/λ, 2π/λ इज इक्वल टू π/2, पाई से पाई कैंसल, x चाहिए ना, यहाँ पे क्या किया 2π/λ, 2π/λ ये होता है अपना k, ठीक है, लेकिन के एक्स था ना, और के एक्स की वैल्यू π/2 थी, तो यहाँ से ये कैंसिल, x इज इक्वल टू, यहाँ जो है x इज इक्वल टू λ/4, यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो λ/4 पे हो जाए, 3 λ/4 पे हो जाए, 5 λ/4 पे हो जाए, और 7 λ/4 पे हो जाए, यहाँ तक के, ठीक है। ये स्टेशनरी वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यही वो बोले मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या चाहिए, साइन के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। साइन 0 कहाँ कहाँ होगा, कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे हो सकता है, पाई पे हो सकता है, 2π पे हो सकता है, 2π के बाद 3π पे हो सकता है, 4π पे हो सकता है, ऐसे। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी, अब एक्स की वैल्यू के एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर लें, 0 मतलब 0 पे ही पाई अगर पुट करते हैं तो के की वैल्यू 2π/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू λ/2 पे आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, λ/2 आ जाएगा, पाई पे λ/2 मतलब 2 λ/2 यहाँ तक आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब लैम्डा पे आ जाएगा 3 λ/2, और ये 2 λ पे आ जाएगा, ओके। ये आ गई मिनिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी सेम ही है, नोड टू नोड, एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस अगर पूछे तो λ/2 लेंगे, और नोड टू एंटी नोड पूछे, एंटी नोड टू नोड पूछे, ये डिस्टेंस हो जाए λ/4। स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी हम क्या बोले थे मैंने, 0, वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव 0 हम पुट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर देखा जाए तो वो वेव का ओमेगा ए इज अ डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्टिकल ड्यू टू द एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। इनमें एम्पलीट्यूड अलग अलग आ जाता है इस वजह से, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल ओमेगा इंटू ए, ओमेगा तो कांस्टेंट रहता है लेकिन ए अलग अलग आ जाता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पार्टिकल ड्यू टू द एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। अगर ये फ्री एंड दिया जाए, फ्री एंड दिया जाए, ये तो अभी तक हमने देखा रिजिड एंड में, अगर यही फ्री एंड होता, फ्री एंड में हमने क्या बोला था, फ्री एंड में वो प्रोपगेशन, तो उसमें प्रोपगेशन सिर्फ चेंज होता था, एम्पलीट्यूड क्या रहता था, एम्पलीट्यूड सेम रहता था, लेकिन यहाँ पे जो रिजिड एंड था उसमें क्या एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा था, इस वजह से एम्पलीट्यूड अलग है तो वेलोसिटी भी अलग आएगी। और यहाँ पे फ्री एंड में क्या होगा कि प्रोपगेशन सिर्फ चेंज होगा, लेफ्ट जा रहा था तो राइट जाने लगेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। तो y इज इक्वल टू 2a cos kx फ्री एंड में,
चेंज हो गया ना, अगर वो साइन से जा रहा था तो वापस कितना 180 का चेंज, मतलब cos x 2a। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा 2a cos x होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिए cos के एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो के एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब x की जो वैल्यू होगी 0 पे होगी। और पाई पे देखा जाए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 पे 3 लैम्डा बाई 2 पे 2 लैम्डा, मतलब उसी का फ्री एंड का, जहाँ पे तुम्हारा रिजिड एंड में, स्टेशनरी में रिजिड एंड में तुम्हारा मिनिमम था, वहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। और वो जहाँ पे मैक्सिमम था वहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। बस इतना ही चेंज है, दोनों रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, पूरा बता ही देता हूँ। अभी ये तो हो गया यहाँ तक का, हमने एक्स निकाल लिया। ठीक है, अब अगर यहीं पे मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछा जाए, मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछा तो y इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2a cos के एक्स, तो एम्पलीट्यूड जो होगा 2a cos के एक्स होगा, मतलब cos के एक्स की वैल्यू मिनिमम मतलब कितने, मिनिमम मतलब कहाँ तक होनी चाहिए इसकी, 0 तक नहीं होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। cos के एक्स, cos की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ये कहाँ पे होगा, cos माइनस या प्लस माइनस होनी चाहिए ना, प्लस माइनस, वहाँ पे भी तो प्लस माइनस था। तो cos 1 कहाँ, cos पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है, 1 होता है। 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब कितना, पाई बाय 2 में होते के साथ 270, यहाँ पे हो सकता है। तो x की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 या 5 लैम्डा बाई 4, ऐसे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा ऑर्गन पाइप। ठीक है, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन में पाइप में क्या होता है, एक तो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है। तो हम पहले देखते हैं फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, एक तरफ से वो क्या होता है, क्लोज होता है। अगर एक तरफ से क्लोज है, वो एक तरफ से क्लोज है, तो यहाँ पे तो नोड बनेगी, नोड बनेगी, यहाँ पे नोड बनेगी, तो हम सिंगल के निकालते हैं। ये पूरा नोड बना दिया हमने, ये पूरा नोड बना दिया। ये पूरा नोड बनाने के बाद में हमको क्या पता चला, ये जो पूरा वेव होता है इसका कौन सा पार्ट बना है, सिर्फ ये पूरा पार्ट बना है, नहीं, पूरा पार्ट जब नोड टू नोड आता है तब पूरा पार्ट बना है, ये आधा पार्ट बना है। तो यहाँ तक का लैम्डा बाई 2, और ये आधा जो पार्ट बना है ये है लैम्डा बाई 4। तो जो लेंथ है वो आ जाती है लैम्डा बाई 4। तो लेंथ अगर लैम्डा बाई 4 आ जाती है, तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी v बाई लैम्डा आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पे आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4L आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी v बाई 4L हो जाएगी, ये v बाई 4L आ जाएगी। इसे हम कहते हैं पहली फ्रीक्वेंसी, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम ये पहली है, इसे जीरोथ ओवरटोन कहते हैं, जीरोथ ओवरटोन, या फिर इसको फर्स्ट, पहली थी फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक बोल दो, जीरोथ ओवरटोन बोल दो, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आ गई। तो यहाँ पे जो रेशियोज आते हैं आगे के, वो आते हैं ओपन और ऑर्गन पाइप के लिए, मतलब ये पहली एक क्लोज है, N1:2, N2:2, N3:2, जो भी आता है ये सब ऑड में आते हैं, 1:3, 5:2, मतलब ये सारे पूरे ऑड में आएंगे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ mth ओवरटर्न पूछ लिया जाए, mth ओवरटर्न पूछा है, जीरोथ पूछता तो ये आता, अभी mth पूछा है, mth पूछा मतलब 2n+1 v बाई 4L। अब यही जीरोथ ओवरटर्न पूछ ले, n की वैल्यू 0 डाल दो, v बाई 4L। फर्स्ट पहला ओवरटर्न चाहिए, n की वैल्यू 1 मतलब 2, 2+1 3, 3v बाई 4L। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन है मतलब सेकेंड हार्मोनिक है। ठीक है, ये सेकेंड ओवरटोन है मतलब थर्ड हार्मोनिक है। ओके, ये हो गया। वेर m की वैल्यू जो है यहाँ पे हम m लिखेंगे ना, m चाहिए ना,
एम की वैल्यू जो रहेगी वो आएगी 0 1 2 3 4 5 जो भी हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स पूछ लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ एंटी नोड कितने दिख रहे हैं, एक ही नोड दिख रहा है, या फिर एंटी नोड भी अगर बनता तो कितना दिख रहा है, एक ही। तो जब भी हम ये सक्सेसिव में पूछेगा तो नंबर ऑफ नोड्स प्लस एंटी नोड, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, ठीक है, ये हो जाएगा mth ओवरटोन प्लस 1। अब mth क्या, अब 0th ओवरटोन में एंटी नोड कितना आएगा, 1 ही आएगा, या फिर एंटी नोड कितना है, एक देखो एक एंटी नोड आएगा ओवरटोन, या फिर वो पूछ ले नोड, पूछ ले नोड भी कितना, एक ही आएगा। अब यही अगर वो पूछ ले कि नहीं मुझे सेकेंड ओवरटोन चाहिए, सेकेंड ओवरटोन कितना, सेकेंड ओवरटोन मतलब हार्मोनिक कितना, थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, ये सेकेंड ओवरटोन इसमें नोड कितने बनेंगे, सेकेंड पूछा था प्लस 1 तो 3 बनेंगे, 3 नोड और 3 एंटी नोड बन जाएंगे। ओके, ये हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप का। अब नेक्स्ट देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से ओपन है। अब यहाँ पे तो है नहीं कि नोड बन जाए, इसलिए यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा, ठीक है। एंटी नोड बन रहा है मतलब ये देखो, ये बन गया नोड, ये बन गया एंटी नोड, ये बन गया नोड, ये बन गया एंटी नोड। यहाँ तक का λ/4 होता है, यहाँ तक का λ/4 होता है। तो दो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, λ/2। तो L इज इक्वल टू λ/2 हो जाएगा। L इज इक्वल टू, अगर λ/2 है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ, v इज इक्वल टू एन लैम्डा था ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 2L आएगी, तो यहाँ पे v/2L आ जाएगी। ये हो जाएगी तुम्हारी फंडामेंटल फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। इसे हम 0th ओवरटोन कहेंगे और फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, ठीक है। इसकी जो रेशियोज होते हैं n1:2, n2:2, n3:2, ये जो रेशियो है 1:2:3:4 ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। mth ओवरटोन पूछ लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ mth ओवरटोन में जब वो क्लोज ऑर्गन पाइप था तो हम लिखते थे फ्रीक्वेंसी mth ओवरटोन 2n+1 इंटू v/4L। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा m+1 v/2L, m+1 v/2L। यही नंबर ऑफ नोड पूछ ले, ये नंबर ऑफ नोड पूछ ले। अब दो एंटी नोड के बीच में क्या आएगा, एक तो नोड आएगा ही आएगा, तो नंबर ऑफ नोड पूछे, तो नोड जब पूछे तो mth ओवरटोन +1 कर देना, 0th ओवरटोन 0 +1 मतलब 1 आएगा, mth ओवरटोन मतलब m+1 आ जाएगा, ठीक है। और यही नंबर ऑफ एंटी नोड पूछ ले, नंबर ऑफ एंटी नोड पूछ ले, तो नंबर ऑफ एंटी नोड 0 mth जो होगा m+2, क्योंकि 0 पे 2 आ रहे हैं तो m+2 यहाँ से आ जाए, ठीक है। ये हो गया। इसमें और एक चीज़ें दी जाती हैं आपको, वो होती है एंड करेक्शन। जो ये तुम्हारा पाइप होता है, यहाँ पे इसकी लेंथ L होती है पूरी, हम L मान के चलते हैं, लेकिन इसका एंड करेक्शन दिया जाता है जिसको हम मेजर नहीं करते, ई एंड करेक्शन। अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन दिया है तो ये अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो ओपन नहीं, ये क्लोज है ना, एक जगह क्लोज किया, क्लोज ऑर्गन पाइप में हम L इज इक्वल टू λ/4 लिखते थे, तो ये ना लिखते हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, λ/4 जो होगा वो इक्वल टू होगा L+E के। बस ये फार्मूला हम सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला सॉल्व करते ही क्या आ जाए, बस L जहाँ जहाँ है वहाँ पे +E कर देना, तो N इज इक्वल टू v/4L आता था, तो v/4L+E। और यही अगर ओपन ऑर्गन पाइप हो तो ये λ/2 इज इक्वल टू L+2E कर देंगे। 2E क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है, तो यहाँ पे भी एंड करेक्शन आएगा और यहाँ पे भी एंड करेक्शन आएगा दोनों। और E की जो वैल्यू होती है ना, ये तुम्हारी जो पाइप होती है इसका रेडियस R अगर दिया हो तो E की वैल्यू जो होती है 0.6R होती है, ये ध्यान रखना, 0.6R होती है E की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आता है रेजोनेंस ट्यूब। नेक्स्ट है आपका रेजोनेंस ट्यूब सेम ही होता है और पाइप ही यूज़ करते हैं।
पाइप में क्या होता है, यहाँ पे अगर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे आपकी अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है तो इसकी अगली फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ा था, ये जो थी क्लोज वर्किंग पाइप, इसके लिए 1:3:5 सम, ये पूरा 7:, पूरा था। तो ये इसकी फंडामेंटल थी, वो V इज इक्वल टू कितनी थी, V इज इक्वल टू कितना था, यहाँ से हमने निकाला था L इज इक्वल टू λ/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L आया था। V इज इक्वल टू n लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी V बाय लैम्डा। तो जो फ्रीक्वेंसी थी, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी V/L इज इक्वल टू 4L, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी है। ये पहली फ्रीक्वेंसी है। जो दूसरी फ्रीक्वेंसी 3V/4L, तो ये जब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जब आएगी, जब इसका वाटर लेवल कम करोगे या फिर ये लेंथ बढ़ाते जाओगे, वाटर लेवल कम करोगे, तो ये जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी 3V/4L पे आने के बाद तुम्हें सेम साउंड फिर से सुनाई देगा, मतलब लाउड साउंड सुनाई देगा। पहला लाउड साउंड सुनाई दिया, फिर से एक बार और लाउड साउंड सुनाई देगा, तब जब ये फ्रीक्वेंसी, इसे ही हम रेजोनेंसिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन दोनों का मतलब कंसिडर, अगर यहाँ पे 1:3 यहाँ पे आया, तो हमको ये पता था कि कैसे आया ये 1:3, मतलब ये पहला था, ये दूसरा था, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट, दोनों का इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर लेंथ का इक्वेशन बनाना हो या फिर किसी का भी बनाओ, तो फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी N1 इज इक्वल टू V/4L, और दूसरी फ्रीक्वेंसी N2 3V/4L। ठीक है, यहाँ से दोनों का इक्वेशन बना लेना। सेकेंड माइनस 1 करोगे तो यहाँ से तुम्हें किसकी वैल्यू आ जाएगी, हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिवाइड करने पे हमें पता है V इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की हम वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और वो लैम्डा की वैल्यू आने के बाद में हम अगर V इज इक्वल टू n लैम्डा यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी उसकी निकाल सकते हैं। और अगर यही तुम्हारा n करेक्शन दिया होगा तो क्या कर लेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और रेजोनेंस के लिए हम पहले चेक करेंगे कि उतनी लेंथ अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, नहीं तो बोल दिया जाए कि 1:3:5:7:9:11:9, मतलब ये 0th है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओटम, 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओटम पे अगर पूछ लिया जाए कि फोर्थ ओटम पे हम क्या निकालेंगे, फोर्थ ओटम पे जो फ्रीक्वेंसी दी होगी वो 9V/4L, यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकालने के बाद में देखेंगे, लेंथ अगर मान लो जस्ट एग्जांपल 20 मीटर आ गई, 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर आ गई, और जो तुम्हारी ट्यूब की लेंथ है वो 15 मीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो अगर लेंथ अवेलेबल ही नहीं है तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं, ये कहना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, मतलब तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव में आता है सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ एक इसमें बीच में स्ट्रिंग लगाई दी जाती है, और इसको हम ट्विन करते हैं, तो ये ऊपर एक, ये फंडामेंटली हम बना रहे हैं जो पहली बनेगी। तो ये फंडामेंटली अगर बनाएंगे तो ये पूरा कितना बन रहा है, अगर ये देखा जाए तो कौन सा पार्ट बन रहा है, ये नोड, एंटी नोड, और यहाँ पे नोड, तो नोड टू नोड बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, और हमको पहले से ही पता है कि जो नोड टू नोड डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। ये वहाँ पे भी यूज़ कर सकते, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नोड है, यहाँ पे भी नोड है, तो पहला नोड से दूसरे नोड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, λ/2 आ जाएगा। तो λ/2 का यूज़ करके इन दोनों को डिवाइड करके हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर n to n मतलब डिस्टेंस कितना है, λ/2। ओके, इसके जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो सेम उसी की तरह आएगा। हम कैसे निकालेंगे, लेंथ, अगर L स्ट्रिंग की लेंथ L दी है, ये L है, तो लैम्डा की वैल्यू 2L आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 2L आ गई तो V इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज इक्वल टू V/λ, तो V/λ की वैल्यू निकाल लो। ये लैम्डा की वैल्यू 2L आई थी, 2L डिवाइड कर दी। ठीक है,
यहाँ से आएगी। ये आ गई तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे हम वही सेम 0th ऑर्डर या फिर फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब mth नंबर ऑफ लूप पूछ लिया जाए, हार्मोनिक पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ एंटीनोड पूछ लिया जाए, जो भी पूछे, mth पूछ लिया जाए, mth ऑर्डर m+1 v/2l +1 v/2l इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटीनोड, ठीक है। अब यही अगर नंबर ऑफ लूप पूछ लिया जाए, कितने नंबर ऑफ लूप है, तब भी यही m+1। नंबर ऑफ हार्मोनिक पूछ लिया तब भी m+1 ही करेंगे, ठीक है। एन फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए, nth फ्रीक्वेंसी पूछ लीजिए तो m+1 डिवाइड बाई 2l √T/μ, क्योंकि यहाँ पे टेंशन आएगा और म्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, या फिर हम ρ/a जो पहले देखिए। नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो m+2 बनेंगे, 0th ऑर्डर में 2 बन रहे थे, m+2 बन जाएंगे। नंबर ऑफ एंटी नोड बोले तो m+1 एंटी नोड एक ही बनेगा, ठीक है। जर्क डिस्टेंस पूछता है और प्लैंक डिस्टेंस पूछता है, तो जर्क डिस्टेंस और प्लैंक डिस्टेंस होता है x इज इक्वल टू l/2p। अब ये p क्या है, p यही है, ये p नंबर ऑफ एंटी नोड पहला ही, ये वाला, इसे हम पहला p फर्स्ट वाला p जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉपलर इफेक्ट, जो आई थिंक सिलेबस से डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट में आता है, डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, वेलोसिटी दोनों की तरफ देख लेना, वेलोसिटी दोनों लिख लेना, v0, ठीक है। इसमें आता है प्लस और माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, इनटू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। अगर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। इसमें हम देख लेंगे कौन दूर जा रहा है, दूर जाने से फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर देंगे, वो जो होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस यही फॉर्मूला आता है, v वेलोसिटी ऑफ साउंड और v0 इज इक्वल टू ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑप्टिकल डॉपलर इफेक्ट में, इसमें ऑप्टिकल डॉपलर इफेक्ट में डेल्टा n इज इक्वल टू प्लस और माइनस v/c इंटू n होता है वेलोसिटी, और c की वैल्यू हमें पता रहती है, और लैम्डा जो होता है माइनस v/c होता है इंटू लैम्डा, दोनों ऑपोजिट रहते हैं, मतलब n और लैम्डा दोनों ऑपोजिट रहते हैं। इसमें रेड शिफ्ट आती है और वायलेट शिफ्ट आती है। रेड शिफ्ट में स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, रेड में रेड सिग्नल जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वायलेट सिग्नल स्टार इज मूविंग टूवर्ड द अर्थ। नेक्स्ट आता है इको मतलब अगर यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ से फिर से आना, मतलब डिस्टेंस कितना ई है, डिस्टेंस अगर डी है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2d, वेलोसिटी उसकी v थी, तो यही आ गया तुम्हारा टाइम। देन लाउडनेस l डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड शेप एंड साइज ऑफ द सोर्सेज। अगर इंटेंसिटी उसके सोर्स के शेप और साइज दोनों पे डिपेंड करती है। इसका एक फॉर्मूला भी आता है, लाउडनेस इज इक्वल टू 10 log2⁻10 I/I0। I क्या है, ज़्यादा वाला, I0 क्या है, ज़्यादा वाला मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और I0 क्या है, जिसके साथ जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जिसको कंपेयर करना है। अगर मान लो इसका कंपेयर करना है, इसका सोर्स है, ये सोर्स है, इसको कंपेयर करना है इनिशियल सोर्स से I0 से, तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे। तो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी जो होती है 10⁻⁻12 वेव पर मीटर का स्क्वायर होती है। यूनिट लाउडनेस का होता है डेसिबल, dB। ये तुम्हारा वेव खत्म हो जा रहा है। ओके, थैंक यू।